हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का रेलवे जॉब एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। और पिछले लेक्चरों में आप लोगों ने जो पार्ट 5 का हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को देख लिया, आप लोगों ने इम्पीचमेंट को देख लिया। आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट 5 के अंदर ही पार्लियामेंट्री व्यवस्था को देखेंगे और किस तरह से भारत में पार्लियामेंट्री व्यवस्था काम करती है, तो उसमें हम लोग डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आशा करता हूं कि पिछले लेक्चरों को देखते हुए आपने नोट्स भी बहुत अच्छे से तैयार किए होंगे और हमारे जो भाई रेलवे वाले जो विद्यार्थी हैं रेगुलर आप लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से चीजों को आप लोगों ने नोट आउट भी किया हुआ है। तो चलिएगा आगे इस सेशन को शुरू करते हैं। संसदीय व्यवस्था पर हम चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 5 को हम पढ़ रहे हैं और पार्ट 5 में हाँ एवरीडे ये प्रत्येक दिन रहेगा आपका। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री व्यवस्था, देखिए हमने जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है ना, ये कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया हुआ है। पार्लियामेंट्री व्यवस्था जो संसदीय व्यवस्था है ये कहां से ले रखी है हमने, तो ये ब्रिटेन से लिया हुआ है। संसदीय व्यवस्था को कहां से, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया हुआ है। और कोई भी जो कानून बनता है भारत के अंदर, कोई भी जो कानून बनता है, तो ऐसा नहीं कि मेरे कहने से या मोदी जी के कहने से या अमित शाह जी के कहने से या राहुल जी के कहने से क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। उसके लिए क्या है, भारत में प्रॉपर संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के तहत ही क्या किया जाता है, आपका कानून बनता है। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में आप जानते हैं कि भारत में क्या है, आपके 3 अलग अलग अंग हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो देखिएगा पार्लियामेंट्री व्यवस्था, पार्लियामेंट्री व्यवस्था के तहत जो सेशन होते हैं ना, वो 3 सेशन होते हैं। एक सेशन होता है आपका बजट सेशन, दूसरा मानसून, तीसरा विंटर सेशन। जो बजट सेशन है इसकी शुरुआत कब होती है, तो फर्स्ट वर्किंग डे 2017 के बाद फर्स्ट वर्किंग डे फरवरी मंथ का, फेब मंथ का जो प्रथम कार्य दिवस होगा उस पे वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। अब आपको कहेगा सर 1 फरवरी, हाँ 1 फरवरी को अगर छुट्टी नहीं रहेगी तो बिल्कुल मैंने कहा ना फर्स्ट वर्किंग डे, फर्स्ट वर्किंग डे आपका चाहे 1 फरवरी को छुट्टी नहीं है तो उस दिन होगा, बिल्कुल पास किया जाएगा। ठीक, मतलब उस दिन पेश किया जाएगा। ठीक, और देखिए 2 सेशन के बीच में जो गैप होगा वो कितना, 6 मंथ से ज्यादा का नहीं हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपका बजट सेशन और मानसून सेशन के बीच में बजट सेशन का लास्ट डेट और मानसून सेशन का जो फर्स्ट डेट होगा, पहला दिन होगा, तो दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 क्या कहता है, आर्टिकल 112 कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 112 कहता है कि भारत में बजट व्यवस्था की कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई। हाँ इतना जरूर कहा गया, देखिएगा प्रेसिडेंट क्या करेंगे, आपका एनुअल जो फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी लीड बिफोर बोथ आपके क्या आएंगे, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। समझ एट द आपका बीइंग ऑफ द दिस ईयर जो आपका इंटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, सॉल्यूशन का पीडीएफ कहां मिलेगा, मैंने सॉल्यूशन का पीडीएफ नहीं दिया था आप लोगों को, मनीष नहीं दिया था। चलो वैसे यहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, तो मैंने सर को बोला था कि वो आपको पीडीएफ अपलोड कर दें, तो दे देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलेगा, आज अपलोड करवा देंगे। तो देखिएगा जो भारत में क्या वार्षिक या भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा, समझो आपका क्या किया जाएगा, लेखा जोखा रखा जाएगा। ठीक ना, परिचय कराएंगे, ठीक है ना, रखवाना होता है, ठीक है ना, रखवाएंगे लिखा गया ना यहाँ पर, लेखा जोखा विवरण, ठीक है, परिचय यानी कि रखवाएंगे। वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा को क्या किया जाएगा, रखवाएंगे। कौन, तो भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 112 के अंदर ये व्यवस्था दी गई। चलिए अब देखेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 के अंदर, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फेडरल सिस्टम कह रहे हैं, संसदीय व्यवस्था कह रहे हैं, फेडरल सिस्टम यानी कि द पार्लियामेंट। देखिए आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक। अरे नहीं डरिएगा बच्चा, एग्जाम से डरने की जरूरत क्या है, एग्जाम डेट आ गई तो डरने की आवश्यकता है कि आप लोग को, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है।
देखिए आर्टिकल 79 क्या कहता है। देखिए भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, मैंने पहले बताया था, ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट की अगर बात करें, हम लोग जो संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो संसदीय व्यवस्था किसमें दे रखा है, आर्टिकल 79 में दे रखा है। और इसके तहत देखेगा कौन कौन आता है, राज्यसभा, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अनुच्छेद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 कहते हैं, जिसमें राज्यसभा की व्यवस्था है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81, जहां पे क्या दे रखा है आपका, लोकसभा की व्यवस्था दे रखी है। और आर्टिकल 52 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति के पद के संबंध में कहा गया, ठीक है ना। चलेगा, ठीक है। चलो लास्ट में बात करते हैं मनीष, इस टॉपिक पे हम लोग लास्ट में एंड में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, राज्यसभा को पढ़ रहे हैं। भाई राज्यसभा को पढ़ने के लिए हमारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की गई। राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। राज्यसभा का बात करेंगे आपका कि राज्यसभा क्या होती है, एक परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा एक क्या है, स्थायी सदन है। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसके सारे के सारे मेंबर एक साथ क्या हो रहे, आपके रिटायर हो रहे, ऐसा नहीं। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और इनको भी क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। ये एक परमानेंट हाउस है राज्यसभा। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन याद रखेगा इसकी रीजनिंग कुछ इस तरह से फिट की गई होगी कि 1/3 मेंबर ऑफ इट मेंबर आपका रिटायर एवरी 2 ईयर। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य क्या हो रहे होंगे, रिटायर हो रहे होंगे। यानी कि 1/3 सदस्यों को 6 साल क्या हो रहे होंगे, आपके पूरे हो रहे होंगे प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, ठीक है। दूसरा देखिएगा, कैन नॉट भी, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि लोकसभा की तरह 5 साल पूरे हो गए, लोकसभा समाप्त, अब हम क्या करेंगे 18वीं लोकसभा को के लिए इलेक्शन कराएंगे, यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है कि मैंने बताया ना कि इसकी रीजनिंग कुछ इस तरह से बना रखी है, ठीक है। चलेगा, राज्यसभा के देखेगा जो सदस्य है ना, सदस्यों का कार्यकाल बचा। राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। राज्यसभा क्या है आपका, एक परमानेंट हाउस है। अभी बात करते हैं इस पे, राज्यसभा का स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, ठीक है। हम बात करते हैं आपके, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, जो राज्यसभा है ना, फिर से समझिएगा, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, हाउस ऑफ क्या कह रहे हैं आपका, ठीक है ना। ये क्या है, अपर हाउस है। ये हमारा अपर हाउस है, जिसमें कितने मेंबर होते हैं, 250 मेंबर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितने, 250 हैं। अब ये 250 कहां कहां से आते हैं, जो हमारे जितने भी राज्यों से और जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां से कितने मेंबर आते हैं, 238 आते हैं। और नामित यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र से जो होते हैं नामित किए जाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। इनका कार्यकाल देखेगा, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं आपको, 6 वर्ष का। और कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, जो आपका राज्यसभा मेंबर बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इस सदन का जो सुप्रीम लीडर होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 को हमने पढ़ा, वहां पे देखा था भारत के उपराष्ट्रपति इस हाउस के क्या होते हैं, सभापति होते हैं या सुप्रीम लीडर होते हैं। लेकिन वो इन 250 में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो 250 दिए गए उसमें उपराष्ट्रपति नहीं है। वो तो देख लो ना, 238 आपके राज्यों से आए
और 12 आपके क्या हुए, नॉमिनेट हुए। अलग अलग फिर से भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड किया जाता है, जो नाम उनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। हो सकता है वो आपके समाज सुधारक हो, विज्ञान से हो, शिक्षा से हो, खेल से हो, ये हो सकता है किसी भी, इनके लिए इलेक्शन नहीं होता है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब आपने कहा कि सर ये 238 का इलेक्शन कैसे होता है, इनको कैसे चुना जाता है। जैसे कि अपने यूपी से सबसे ज्यादा मेंबर जाते हैं राज्यसभा में, 31 एमपी जाते हैं कहां से, उत्तर प्रदेश से। अब सोचिएगा कि इनकी रीजनिंग ऐसे फिट है कि प्रत्येक 2 वर्ष में क्या कर रहे होंगे, ये 1/6 मेंबर रिटायर हो रहे होंगे, भाई सॉरी 1/3 मेंबर आपके क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। अब उन 31 में से 2 मेंबर सोचिएगा कि इसी वर्ष उत्तर प्रदेश के क्या हो रहे हैं, जो 6 साल पूरा कर रहे हैं। समझो, 2 सदस्य, 31 में से 2 सदस्य जिनका 6 साल पूरा हो रहा होगा 2024 में, तो इन नयों को कैसे भेजा जाएगा, तो इन नयों को भेजा जाएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। 403 क्या है, मेंबर है। यानी कि ये 403 लोग, अगर 3-4 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, भाई एसपी वाले ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, बीएसपी ने अपना कर दिया, बीजेपी ने अपना, कांग्रेस ने अपना, कि हम उत्तर प्रदेश से अपना एमपी भेजना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भेजना चाहते तो भेजा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए क्या होती है, आपकी वोटिंग होती है। और वोटिंग कौन करता है, विधानसभा के, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं, तो वो 403 इन 2 के लिए अलग अलग वोटिंग करेंगे, मतलब दोनों के लिए अलग अलग वोट डालेंगे। ठीक, अब जो भाई मेजोरिटी में जो पार्टी वहां पे, उसी का मेंबर बनेगा। सिंपल सी बात है, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां पे, तो जहां तक लगता है कि बीजेपी का ही मेंबर क्या होगा, क्रॉस वोटिंग तो होगी नहीं। हाँ, बिहार में आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे पूर्ण मेजोरिटी की सरकार नहीं है, तो वहां श्योरिटी नहीं है कि वो जेडीयू का ही आएगा, या बीजेपी का आएगा, या कांग्रेस का आएगा, या फिर आपका आरजेडी का आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन जहां पे पूर्ण बहुमत की है, तो वहां क्रॉस वोटिंग कौन करेगा, इतनी हिम्मत किस पे आ जाएगी, है ना। तो मेंबर आपके इस तरह से चुने जाते हैं। आगे समझ में, जल्दी पूछेगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को कोई डाउट हो तो, और जो विद्यार्थी बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, भाई कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भेज दीजिएगा, तो क्योंकि ये क्लास हमारी अपलोड भी होती है। ठीक है, तो वहां पे आप लोग अपने सवालों को भेज सकते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को नहीं है। तो यहाँ पे कितने हो रहे हैं आपके, 238 आपका इलेक्टेड मेंबर हैं, जबकि 12 क्या है आपके मेंबर जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, इलेक्शन यहाँ पे दिया गया ऑफ द राज्यसभा सीट, मैक्सिमम मेंबर उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर आते हैं राज्यसभा में। राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का जो व्यवस्था की गई, तो सबसे ज्यादा कहां से आते हैं, अपने उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगर करंट की बात करूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपके 250 है, लेकिन करंट में क्या है, राज्यसभा के मेंबरों की संख्या कितनी है, तो 233 तो आते हैं आपके कहां से, राज्यों से, और 12 नॉमिनेट होते हैं। वही वो पीओके वाला जो पार्ट है, वहां से 5 सीटें आपकी क्या आ रही है, आज भी राज्यसभा में रिक्त आ रही है, जैसे लोकसभा में कितनी आती है, 7 आती है। ठीक है ना, तो राज्यसभा की कहानी यहां। लेकिन राज्यसभा के संबंध में एक सवाल जरूर पूछता है कि देखिएगा, हाउस का मेंबर ना होते हुए भी उस हाउस का पदेन यानी कि सुप्रीम लीडर है कौन, उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते, नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, जो उनको सैलरी, जो भी उनको फैसिलिटीज दी जा रही है, ठीक है, तो वो किसकी दी जाती है, उपराष्ट्रपति की, राज्यसभा की। तो याद रखिएगा, राज्यसभा की। एक समय पे एक ही लाभ के पद का आपको क्या मिलेगा, यानी कि जो भी वेतन भत्ते जो भी मिलेंगे आपको एक ही पद का मिलेगा, 2 का नहीं मिलेगा कि उपराष्ट्रपति का अलग तो राष्ट्रपति का अलग। ठीक है ना, सॉरी, राज्यसभा के सभापति का अलग, ऐसा नहीं, राज्यसभा के सभापति का ही मिलता है उनको। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं हम लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 को समझते हैं। 64 क्या कहता है, आर्टिकल 64 कहता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा के क्या होते हैं,
सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा से हमारा जो लोकसभा है ना, वो राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन दो जगह ऐसी है जहां पर राज्यसभा अधिक क्या होगी? पावरफुल होगी। मात्र दो जगह ऐसी है जहां पर क्या होती है कि राज्यसभा देखिएगा अधिक पावरफुल होती है। वो कौन सी दो जगह है? तो देख लीजिएगा, एक तो कौन सा आपका आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 और दूसरा आर्टिकल 312। इन दो जगहों पे राज्यसभा ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। किससे? तो लोकसभा से। आए समझ में आपका? कैसे देखेगा उसके लिए ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा हैज द राइट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट बाय 2/3 मेजोरिटी। इस टॉपिक को मैं क्लियर करता हूं आपको, क्या है इसका मतलब। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब आप कहां जाओगे, 7th शेड्यूल पढ़ेंगे हम लोग। समझो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है उसको जब हम लोग देखते हैं ना, तो वहां पे इसके बारे में समझ में आता हम लोग को। चलो ध्यान दीजिएगा, जो 7वीं अनुसूची आपके 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया? शक्तियों का बंटवारा समझ लो, जिसमें एक तो दिया गया आपका यूनियन लिस्ट, जिसे क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। एक दिया गया आपका राज्य सूची और एक दिया गया आपका कॉन्करेंट लिस्ट, जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। ये तीन आपके, जस्ट 1 मिनट है। अच्छा, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड का इशू आ रहा है, जस्ट 1 मिनट है, क्योंकि मेरे पास ना ब्लिंक कर रहा है। चलेगा, फिर मैं देखिएगा, आज फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरे पास साउंड का इशू आ रहा है। चलिए ठीक है, मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है साउंड का इशू। तो संघ सूची, राज्य सूची, और अब जब तक चल रहा है चलने देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, संघ सूची इसे कहते हैं यूनियन लिस्ट, इसे कहते हैं स्टेट लिस्ट, इसे कहते हैं बच्चों आपका कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। शेड्यूल 7 में यानी कि क्या दिया गया? जो पावर डिवीजन, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में एग्जाम्पल के लिए, जैसे विदेशी मामले हैं, विदेशी मामले हैं, जैसे कि निर्वाचन है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बीमा है, ठीक है, जैसे कि आपका शेयर मार्केट है, एग्जाम्पल के लिए आपका बैंकिंग है। तो भाई इनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, ठीक है ना। नहीं अभी तो आ रहा है, लेकिन जैसे मेरे पास स्क्रीन पे दिखा रहा है, थोड़ा इश्यू दिखा रहा है, तो बैटरी कम है, लो है, चलेगा। तो देखिए ये मामले हैं। अब एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड की जो बॉर्डर है वो किससे लगा हुआ है? वो चीन से लगा हुआ है, वो आपका नेपाल से लगा हुआ है। वहां पर कोई विवाद हो गया तो किसका? भाई राज्य सरकार पहले तो अपने स्तर पर सुधारने की हर संभव कोशिश की जाती है, लेकिन वो जिम्मेदारी किसकी है? विदेशी मामले किसके हैं? केंद्र के। या फिर उत्तराखंड सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि नेपाल के साथ हम समझौता कर लेते हैं या फिर चीन के साथ हम कुछ समझौता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी मामले किसके पास दे रखे? सीधा सीधा केंद्र के पास। एग्जाम्पल के लिए भारत में चुनाव करवाने हैं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती चुनाव को छोड़कर जो भी चुनाव होने हैं वो कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। और इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है वो निर्णय लेगा इस पर, ठीक है। इंश्योरेंस के संबंध में ऐसा तो नहीं कि हर राज्य के अंदर अलग अलग आपका इंश्योरेंस की व्यवस्था है, ऐसा तो नहीं होगा भाई। उसको कौन देखता है?
IRDA देखता है आपका, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि केंद्र देख रहा है। शेयर मार्केट ये भी केंद्र के पास है। बैंकिंग व्यवस्था भाई ये भी किसके पास है आपका, केंद्र के पास है, यानी राज्यों के पास इसके संबंध में। इसी तरह से अप्रोक्स कितने हैं, 100 सब्जेक्ट है जिन पर सिर्फ केंद्र क्या करेगा, कानून बनाएगा। उसी तरह से जैसे मैं आपसे कह रहा हूं राज्य पुलिस है, राज्य पुलिस के संबंध में, उत्तराखंड पुलिस के संबंध में उन्हें क्या वेतन भत्ते देने, उनकी क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से यूनिफॉर्म होगी, वो सारा का सारा तो राज्य देखेगा। ठीक है, तो राज्य के पास कितने हैं, इसी तरह से 61 विषय ऐसे हैं जो कि स्टेट लिस्ट के पास है, जिस पर राज्य ही क्या करेगा, कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में कितने आपके, 52 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे दोनों के पास क्या है, अधिकार है, या दोनों की सहमति से क्या होगा, आपका कानून बनेगा। और ये व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसपे दोनों की, अब आपने जीएसटी लागू किया तो राज्य का रेवेन्यू समाप्त कर दिया, तो भाई राज्य को की सहमति से ही आप क्या करोगे, कानून बनाओगे। तो इस तरह के मामले हैं जहां पे राज्यों के हितों की भी बात की जाती है, तो वहां दोनों मिलके क्या करेंगे आपका, ठीक है। हाँ, पुलिस आपका इसमें है ना, कौन सा पुलिस पूछा हुआ था, तो उस पर भी बात करेंगे। ये हम लोग जब 7 शेड्यूल पढ़ेंगे ना, तो वहां डिटेल में बताऊंगा। बस मैं यहाँ पे सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टेट लिस्ट के 61 सब्जेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस जैसे आपका एक सब्जेक्ट है, इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य बनाएगा। लेकिन सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस के संबंध में राज्य क्या कर रहा है, अपना मनमाना व्यवहार कर रहा है। उसको एक स्वतंत्र संस्था ना होते हुए वो राज्य का क्या बना हुआ, पैरोट बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आपका वहां पर एग्जाम कराया, अपने एग्जाम लीक हो गया और बार बार लीक हो रहा है। अगर पेपर हो भी रहा है तो बैक डोर से बच्चों का चयन हो रहा है, असल में जो काबिल बच्चा था वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो यानी कि राज्य के अंदर क्या चल रहा है, आपका करप्शन है, मनमाना व्यवहार है, और गुड गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं है, कुशासन जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति अब किसी भी मामले में हो सकता है, किसी भी मामले में हो सकता है। तो ऐसा में राज्यसभा के पास अधिकार है कि वो क्या करे, आर्टिकल 249 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत 2/3 मेजोरिटी के साथ 6 माह के लिए क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अब राज्य की जब नहीं करा रहा, राज्य की बस की नहीं है, तो भाई केंद्र ने तभी तो देखेगा। राज्यसभा ने उस पर कानून बनाया और 6 महीने तक वो उसके हाथों में वो व्यवस्था चली गई, और वो क्या कर सकता है, उस पर कानून बना सकता है, फिर आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो याद रखेगा। तो राज्य सूची के विषय पर मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट, 2/3 मेजोरिटी, तो केंद्र के पास यानी कि भारतीय संसद के पास भी अधिकार है। और इस मामले में लोकसभा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि राज्यसभा इस मामले में ज्यादा पावरफुल है। क्लियर सभी को, कोई डाउट नहीं। बच्चा ध्यान रखिएगा, एग्जाम हॉल में सीधा सीधा सवाल पूछता है कि हमेशा से लोकसभा ज्यादा पावरफुल होती है, आप कहते हैं बिल्कुल लोकसभा पावरफुल है, लेकिन किन किन कंडीशन में लोकसभा से राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, तो वो आर्टिकल 249 के मामले में और आर्टिकल 312 के मामले में। और आर्टिकल 249 में क्या मामला है, क्लियर है सभी का, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं। चल आर्टिकल 2 समझो आपका 312 आर्टिकल 312 क्या कहता है, राज्यसभा कैन मेक लॉ ऑल इंडिया सर्विसेज 2/3 मेजोरिटी, यानी कि राज्यसभा के पास अधिकार है कि वो भारत के अंदर आर्टिकल 312 के तहत जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज है उनको घटा बढ़ा सकता है। उसके संबंध में 2/3 मेजोरिटी से क्या कर सकता है, 2/3 बहुमत से कानून बना सकता है। ठीक है, अब क्या कहा गया, द टर्म ऑफ, देखिए ये यहां पे लिखा गया, द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर 6 ईयर एंड मिनिमम एज बिकम द 30 ईयर। आपको राज्यसभा अगर भेजा जाए तो आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, और आपका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष का होगा। इस टॉपिक से हमारे किसी भी विद्यार्थी का कोई डाउट भी नहीं है और सबका चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ जी। आगे क्या दिया गया, अगला हमारे पास है लोकसभा। थोड़ा मैं लोकसभा को भी क्लियर कर लेता हूं
ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में व्यवस्था दे रखी है। ठीक है, लोकसभा को समझिएगा, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 550 है, जबकि पहले 552 हुआ करती थी। अब एंग्लो इंडियन की व्यवस्था आपने क्या कर दी, समाप्ति कर दी। अब 550 है। ये 550 कैसे बटा हुआ है उसको देखिएगा। इसमें राज्यों से कितने मेंबर आते हैं, तो राज्यों से आते हैं भाई आपके 530, और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने दिए गए हैं, तो जो यूनियन टेरिटरी आपकी, उनको कितने दिए गए हैं, 20 दिए गए हैं। समझे, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और राज्यों की अगर बात करें तो ये 530 आपके, जिसमें यूपी से कितने आते हैं भाई, तो यूपी से आपके 80 आते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश लोकसभा में सदस्यों को भेजता है, उसी तरह से फिर महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, तो इन राज्यों से आते भी बात करेंगे, पहले 4 में कौन कौन है। तो ये आपका लोकसभा, और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का। ये एक क्या है, अस्थायी सदन है। अस्थायी का मतलब क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगी, आपका रिजॉल्व हो जाएगी। वह प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। फिर आपके नई लोकसभा बनती है, उसके इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद नई लोकसभा बनती है। जैसे इससे पहले 17वीं थी, 17वीं समाप्त हुई, अब कौन सी आ गई, आपकी 18वीं लोकसभा आ गई। ठीक है ना, आ गया समझ में। लेकिन देखिएगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, संविधान के अनुसार। वर्तमान स्थिति देखेंगे आप, तो वर्तमान में कुछ और ही है। वर्तमान में राज्यों से 530 आ रहे हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से मात्र कितना आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 7 सीटें यहां भी रिक्त हैं। 7 सीटें यहां भी रिक्त है, तभी तो इस बार 543 आए, क्योंकि ये 7 सीटें वही पीओके वाला एरिया है जो वो रिक्त है। ठीक है, तो हम लोग यहां से बात कर लेते हैं। देखिएगा, हाउस ऑफ पीपल आप इसे कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा एक क्या है, टेम्परेरी हाउस है। इसे निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, नोट करके लिखेंगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव, पहली लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए थे 489 सीटों के लिए। 489 सीटों के लिए अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चले। जैसे इस बार भी हुआ भाई, एक चरण में तो हुआ नहीं। इस बार जो चुनाव हुए थे आपके 18वीं लोकसभा के 7 अलग अलग फेसों में हुए थे। पहला फेस में 18 अप्रैल को शुरू हुई थी चुनाव आपका। ठीक है ना, तो मुझे ध्यान है आपका लगभग 5 जून को या 5 जून को ना, नहीं मई में, जून बहुत दूर नहीं हो गया, जून तो बहुत दूर हो गया, मई तक गया होगा, मुझे इतना ध्यान है। 7 फेस में हुआ, लेकिन कितने डेट को तक चला ये नहीं याद आ रहा मेरे को, मतलब 5-6 तक हुआ। अब मई था या जून था, चलेगा। तो देखिएगा, 18वीं लोकसभा की बात कर रहा हूं। वर्तमान में 2024 में 18वीं लोकसभा बनी भारत में, और 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे 543 सीटों के लिए। 3 जून ना, हाँ 3 जून कह रहे बच्चे, ठीक है 3 जून। तो देखिएगा, तो आपके पास क्या कह रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड आपका लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, लोकप्रिय हाउस। ठीक है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा हेल्ड इन आपका 1951 टू 1952। और मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे टॉप में जो पार्टी आई वो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरे नंबर की जो पार्टी रही वो सीपीआई-एम रही, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। समझो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सीपीआई इसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी रही। कब, 1900 जो पहली लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसके लोकसभा अध्यक्ष किसको चुना गया था, जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। ठीक है, चल अब बात करते हैं आपके लोकसभा इलेक्शन 2024 में हुए थे। तो 2024 में भाई मैंने आपसे कहा था ना कि 1971 की जनगणना के अनुसार क्या कहा, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा ये कह रहा है कि 1971 की जनगणना के अनुसार आपने कहा जो अभी
उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, उत्तराखंड के पास 5 सीटें हैं। तो ये 1971 की जनगणना के अनुसार है। किसी क्षेत्र को अगर सीट दी जा रही है, उत्तर प्रदेश को 80 दी गई है तो वो पॉपुलेशन के आधार पर दी गई है, उत्तराखंड को 5 दी गई है तो उत्तराखंड की पॉपुलेशन के आधार पर। लेकिन कब की? 1971 की जनगणना। और कहा गया कि 2000 में हम इसको बदल देंगे, अमेंडमेंट करेंगे। फिर अमेंडमेंट किया गया और कहा कि अगले 25 वर्षों तक नहीं बदलेंगे, तो 2026 में जाके कुछ आपका चेंजेस होगा लोकसभा। क्यों ऐसा किया गया भाई? बैठाते कहां? आपके पार्लियामेंट हाउस में बैठने की कैपेसिटी इतनी थी कि आप अगर सीट बढ़ा देंगे तो उसको उनको बैठाएंगे किधर? समझो आपका। लेकिन अब क्या है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस बन गया, बैठने की कैपेसिटी भी बन गई। तो आप मुझे बता सकते हैं कि न्यू पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा के अंदर कितने लोगों के बैठने की क्षमता है? राज्यसभा के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन में सीटें कितनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जितनी है उतनी है, लेकिन वहां पर बैठने की टोटल कैपेसिटी कितनी है? कितने लोग आपके बैठ सकते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में? ठीक है, नया पार्लियामेंट हाउस में सीटिंग अरेंजमेंट कितना है ये देख लीजिएगा नया पार्लियामेंट हाउस के बारे में। चलिए अब देखिएगा 550 सीटें हो गई, 530 और 20 जो मैंने अभी बताए थे आप लोगों को। आगे चलते आपका एट प्रेजेंट 7 सीटें क्या आपकी चल रही है, रिक्त चल रही है लोकसभा में। इलेक्शन बिंग द हेल्ड इन आपका 543 सीटों के लिए 18वीं लोकसभा में। 18वीं लोकसभा में 543 सीटों के लिए क्या किया आपने? इलेक्शन कराया। ठीक है, 543 के लिए ही आपका चुनाव होता है। देखिएगा कौन कौन भाग लेता है भाई चुनाव में? 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है, जो कि आपका क्या है? संवैधानिक अधिकार है। क्या कह रहे? ऑल सिटीजन अबव 18 ईयर ऑफ द एज हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 कहता है कि वोट देने का नहीं है बाबा 1000, हाँ बिल्कुल है, 1278 के पास है या 88 के पास है, कुछ ऐसा है, मुझे ध्यान आ रहा है। 388 के आसपास तो लोकसभा में है और कुछ आपके 800 कुछ करीब वहां पे है। ठीक है, तो 1200 के आसपास है, मतलब अप्रोक्स आपका 1200 से ऊपर है। मैं क्लियर, मुझे भी अब उस समय याद था, फिर अभी याद करना पड़ेगा। आप लोगों को जब प्रैक्टिस कराएंगे ना तो उसमें तो ऐड होगा ही, क्योंकि सवाल पूछेगा भाई, आपका जनरल अवेयरनेस का सवाल है। ठीक है, तो देखिएगा बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। नेम शुड बी, आपका वोटर लिस्ट में नोट होना नाम होना चाहिए और आप वोट के लिए नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द कोर्ट। आपको मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए और न्यायालय के द्वारा आपको अयोग्य घोषित न किया गया हो। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखिएगा। न्यायालय के द्वारा आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, ऐसा भी। तो देखिए आगे क्या व्यवस्था में हम लोग आगे भी पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्या कह रहे हैं? मिनिमम एज। आप भारत में लोकसभा में अगर आपको भेजा जाए, मेंबर बनाया जाए, तो आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के लिए आपको अगर भेजा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम एज 80 होनी चाहिए आपकी। सॉरी, मैक्सिमम एज क्या कह रहा हूं मैं, ये क्या दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या कहता है? सबसे ज्यादा जो 80 सीटें जो भेजता है वो कौन भेजता है भाई? उत्तर प्रदेश भेजता है लोकसभा में। ठीक है ना, मैक्सिमम तो जब तक जिंदा है तब तक आप बन सकते भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, थोड़ा सा एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। पहले आपका वोटिंग राइट कितना था? पहले वोटिंग राइट था आपका 21 वर्ष। यहां से एक सवाल पूछता है ना, पहले वोटिंग राइट था यानी कि आप पहले क्या करते थे? 21 वर्ष के बाद ही वोट दे सकते थे, लेकिन बाद में कितना कर दिया इसको? 18 वर्ष। कब किया गया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अमेंडमेंट किया, कौन सा? 61वां अमेंडमेंट होता है 1988 में, और इसको इंप्लीमेंट कब किया गया था? 1989 में। 1989 में आपकी वोट देने की एज, मताधिकार को घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। अब आप जानते हो कि देखो भाई, भारत में शादी की अगर उम्र की बात करेंगे तो लड़कियों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष। और जब आप वयस्क ही 21 साल के कह रहे हैं
क्योंकि वोट देने के लिए क्या आएगा, वही तो कहा जाता है कि वयस्क देगा, और वयस्क ही आप क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ 61वां है ना, हाँ 61वां संविधान संशोधन है, 61वां 61वां संविधान संशोधन 1988 का है, और लागू कब हुआ, 89 में हुआ, तो इसलिए हम लोग 89 कहते हैं। आपका वोट देने की एज 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये हम लोग अमेंडमेंट में पढ़ेंगे, और यहां पर भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है ना, चलेगा। तो वोटिंग एज आपका पहले कितनी हुआ करती थी, पहले आपका जो अब 18 है वो कब की गई, पहले 21 थी 89 से पहले, 89 के बाद आपने कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया, ठीक है ना। चल अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर कौन भेज रहा है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे 48 सीट भेजता है महाराष्ट्र, 42 वेस्ट बंगाल, और 40 आपके बिहार से आते हैं। लेकिन ये सब किस पर है, तो 1971 की जनगणना के अनुसार है। 1971 की जनगणना के अनुसार 2026 तक ये ऐसी रहेगी, क्योंकि जो सीटें होती है वो जनसंख्या के आधार पर आपका प्रोवाइड की गई है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इन सीटों को क्या किया गया, आपका बांटा गया, ठीक है ना। चलिए अब बताएगा भाई, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के तहत अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो ये होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आपका उपराष्ट्रपति। लेकिन याद रखेगा उपराष्ट्रपति, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सदन का सदस्य न होते हुए भी उस सदन का क्या होता है, सुप्रीम लीडर होता है। समझो, उस हाउस का मेंबर ना होते हुए भी हाउस का क्या होता है, सुप्रीम लीडर होता है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संसद का बजट सत्र। इंडियन पार्लियामेंट में बजट जैसे शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया, लेकिन बजट शब्द सेशन जो शुरू होता है वो कब होता है आपका, तो ये फरवरी में पेश किया जाता है। और क्या आएगा, प्रथम वर्किंग डे, प्रथम कार्य दिवस पर, प्रथम कार्य दिवस पर इसको क्या किया जाएगा, आपका पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये आएगा, लेकिन 2017 से पहले, 2017 से पहले ये पेश किया जाता था, कौन सा, फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर, लास्ट वर्किंग डे, अंतिम कार्य दिवस पर, अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था। 2017 से पहले फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर इसको पेश किया जाता था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को राज्य सूची के विषय में 2/3 मेजोरिटी के तहत, मैंने कहा था ना कि राज्य सूची जो स्टेट लिस्ट है वो 7 शेड्यूल के अंदर आपका है। 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, 61 सब्जेक्ट है। तो ये 61 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो जब हम 7 शेड्यूल पढ़ेंगे या इंपॉर्टेंट जो 12 शेड्यूल है उनको पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं इसके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा, आए समझ में, ठीक है। तो 61वां जो 61 जो शेड्यूल है, इसके संबंध में 61 शेड्यूल कह रहा हूं मैं, 61 जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के विषय में राज्य का मनमाना अगर व्यवहार है, तो भाई राज्य किसके पास, केंद्र के पास, यानी कि आपका राज्यसभा के पास, संसद के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है ना। चल नेक्स्ट देखिएगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, इसको भी समझ लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग फिर आगे चीजों को पढ़ेंगे। 84 के बारे में क्या कहा गया, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्यों की योग्यता क्या कहता है। राज्यसभा के लिए एज 30 वर्ष फॉर राज्यसभा और 25 वर्ष किसके लिए, लोकसभा के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में संसद सदस्यों के जो क्वालिफिकेशन है या योग्यता है, योग्यता के बारे में दिया गया। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई आप अगर मेंबर बन रहे हो, आप भारत के
ML MP बन गए हो, समझो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया गया, लेकिन आप इस दौरान किसी भी देखिएगा लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये भी याद रखिएगा। आपको देखिएगा भारत सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन दल बदल कानून के आधार पर आपको अयोग्य घोषित न किया गया हो। ठीक है, आप पे दल बदल कानून की देखिए पहले आयाराम गयाराम की कहानी थी भारत में, फिर बाद में आपने 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1985 में, तब आप क्या लेके आए थे, दल बदल कानून लेके आए थे, जो पार्टी चेंज करते ना, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपको यदि अयोग्य घोषित, यदि कोई व्यक्ति सदन की आज्ञा के बिना, यदि कोई व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो आपका क्या कर दिया गया, यदि सदन को सूचना नहीं देता है लगातार 60 दिनों तक, आप जैसे स्कूल में भी होता था, जैसे कॉलेज में भी होता था कि आपने भाई कॉलेज को इसकी सूचना दी नहीं और लगातार आप कई दिनों तक एब्सेंट चल रहे हैं, जिसके बारे में अगर मेडिकल इश्यू है तो आपको मेडिकल लीव लेनी चाहिए थी। समझो बहुत सारी जो समस्याएं होती है, तो उसके लिए आपको सूचित करना पड़ता है ना, आप कार्यालय में हो तो ऑफिस को, आप स्कूल में तो स्कूल को, ठीक है, तो सूचित करना होता है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप सूचित नहीं करते, आप गायब हो, तो 60 दिन तक बिना सूचना के जिस भी हाउस के आप मेंबर हो उस हाउस को आपको बताना होगा। अगर नहीं बताते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, सदन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, स्वतः ही रद्द मानी जाएगी या रद्द हो जाएगी। पर्सन देखिएगा रिमेन अब्सेंट फ्रॉम द आपका सेशन ऑफ द हाउस फॉर 60 डेज, लगभग क्या आपका लगातार, समझो आपका विदाउट अटेंडिंग द हाउस हिज मेंबरशिप विल बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपका कैंसल हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ये याद रखिएगा। आए समझ में आपका। तो ये था हमारा भाई पार्ट 5 में संसदीय व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और भी आगे आपका इसमें रहेगा, उसको हम लोग देखेंगे आपके अगले लेक्चर में। अभी मैं थोड़ा सा जो हमारा आगे का प्रोग्राम है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह के सवाल आपके पास रहने वाले हैं, जो हम क्लासों में देखेंगे आपके। जस्ट 1 मिनट है, अब मैंने रखा था यहाँ पे, हट गया वो।